पूरी भूरी आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ क्योंकि आप ही ऐसा कर सकती हो, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। चलिए दिक्कत आइडेंटिफाई कीजिए ना, डॉक्टर है आप तो, डॉक्टर है लोग होने के नाते मैं आगे भी हूँ, आपको बताता जा रहा हूं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। उसी पे रोहिंग्या की शादी आदिवासियों से, वहाँ से ये जवाई गांव से जवाई क्लब आया। मैं फिर मान लेती हूँ आपकी बात, और फिर भी आप कहेंगे दिक्कत मुझ में। स से साधु, सु से सुभाष, रा से रबड़ी, ल से लालू। पर आरएसएस का भी क्या राजनीतिक जमात में राजनीतिक पदों पर कोटा है? ये भी डॉक्टर अजय आलोक आज दम ठोक कर कह दीजिए कि बेटियों को पुश कर दिया, तो बाप का पुश करना कोई अपराध थोड़ी हो गया। जो नियुक्ति पे सवाल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, जो आज तक 9वीं फेल हैं, वो आदमी एक एजुकेशन पे सवाल उठा रहा है, लगातार उठा रहा है, और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। इसका सर्कुलर जारी हुआ, सारे सदस्य जितने भी इसमें जो रिज्यूमे भेजी होगी उसमें पति का नाम न मेंशन करके अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम दिया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट बेहद खास और गर्मजोशी से भरी हुई है। मंच पे मौजूद बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और विपक्ष की तरफ से गरिमा सिंह के बीच बहस की शुरुआत तो सामान्य रही, लेकिन जब अजय आलोक ने राजद की कथित घोटाले और काले करने की पोल खोलने की शुरू की, तब गरिमा सिंह बार बार बीच में टोकने लगी और बहस का रुख आरएसएस और बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो फिर हुआ वो देखने लायक था। अजय आलोक ने गरिमा सिंह के तथ्यों और तर्कों के दम पर ऐसा कड़ा जवाब दिया, गरिमा सिंह कुछ पल के लिए चुप हो गई। कुल मिलाकर डिबेट तीखी और रोचक रही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, ये सारी चुन चुन कर रेवड़ियां अपनों को बांट दी गई क्या? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं या थोड़ा बहुत उसमें जायज भी कह रहे हैं? गरिमा जी, आपका डिबेट बड़ा मॉरल इशू पे है। आपने कहा भी नैतिकता कहाँ गई इस सरकार की, क्या वही सब होते हुए दिख रहा है? पर मॉरलिस्टिक डिबेट है। बस मॉरलिस्टिक डिबेट के एक पहलू में ये है कि एक सरकार जो 20वां साल अपना कार्यकाल पूरा करके 3 महीने के बाद चुनाव में जाएगी, तराजू के एक पलड़े पे वो एक सरकार है, दूसरे पलड़े पे एक ऐसा परिवार है जिसने पिछले 30 वर्षों की अपनी राजनीति में, 35 वर्षों की राजनीति में, जब से लालू जी का उदय हुआ, जनता दल को तो बने हुए, आरजेडी को बने हुए मात्र 27-28 साल हुए हैं। हाँ। उसने कभी नैतिकता को कभी ताक पे नहीं रखा। उसके साथ मॉरलिस्टिक डिबेट, इसकी भी मैं भूरी भूरी आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ क्योंकि आप ही ऐसा कर सकती हैं और कोई दूसरा तो करेगा नहीं। ये तर्क, इस तर्क को आप ही तर्क संगत बना सकती थी। देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ है। हम यहाँ एक कोalition सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है। ये आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, नई सरकार का गठन होगा, ये आयोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो इस पूरे आयोग की अवधि है मात्र 3 से 3.5 महीने, मतलब 22 नवंबर आज की तारीख से लेके। लेकिन इन 3.5 महीने में भी अगर डॉक्टर अजय आलोक, मैंने अब बीच में नहीं, आपका ये प्रॉब्लम आपके साथ यही है, आप सुन ही नहीं सकती हैं। मतलब कुछ दिक्कत है, 20 सेकंड बोला नहीं कि चलिए दिक्कत आइडेंटिफाई कीजिए ना। डॉक्टर है आप तो, डॉक्टर अजय आलोक आप तो डॉक्टर हैं, मैं प्रॉब्लम आ रहा हूँ, नहीं कर क्या रहा हूँ मैं। अरे तो डॉक्टर होने के नाते मैं आगे भी हूँ, सुनिए कहिए ना अपना, अपनी बात सुनिए ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसी पे मैं उसी पे जा रहा हूँ। ये जो सबसे पहला शब्द आया जवाई क्लब, ये जानती कहां से आया? हम और आप डिबेट करते थे, झारखंड चुनाव याद है आपको? उस वक्त होता था कि जवाई गांव बसाए जा रहे हैं, जवाई गांव बसाए जा रहे हैं, रोहिंग्या की शादी आदिवासियों से, वहां से ये जवाई गांव से जवाई क्लब आया। जवाई क्लब को फिर मॉडिफाई किया गया क्योंकि लगातार ये तो झारखंड पे बैकफायर कर जाएगा, तो उसको मॉडिफाई करके कर दिया गया दामाद क्लब, कि दामाद आयोग भी बना दीजिए। जवाई और दामाद में अंतर क्या हुआ भाई? रामविलास पासवान के जवाई हो गए अरुण भारती, तो चिराग पासवान के स्वाभाविक के जीजा हुए, दोनों अलग अलग हुए क्या? तो ये मॉडिफिकेशन का खेल है। क्यों मॉडिफिकेशन? क्योंकि ये बैकफायर करेगा झारखंड पे, जवाई गांव पे। पहली बात। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार एक कोalition सरकार चला रहे हैं। तमाम घटक दलों की तरफ से था कि भाई आयोग के पद खाली हैं, भरिए, और सब आयोगों को, सब घटक दलों को उनकी क्षमता के हिसाब से बताया गया कि आपको ये पद दिया गया है, आपको जिसका नाम भेजना है भेज दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, जिस संगठन को आप नहीं, अब सुनिए ना, अब सुनिए, मैं कंक्लूड करता हूं, फिर बवाल करेंगे। मैं फिर मान लेती हूँ आपकी बात, और फिर भी आप कहेंगे दिक्कत मुझ में, पर खैर 10 सेकंड, बस 15 सेकंड, बस 15 सेकंड में कंक्लूड करूंगा, फिर हमारा बवाल करते रहेंगे। देखिए, बिहार को देखने की आदत हो गई थी ससुराल राज। स से साधु, सु से सुभाष, रा से रबड़ी, ल से लालू। सुभाष राज और साला आयोग, साला आयोग ही तय करता था। अरे जितने आयोग अभी बने हैं ना, उसमें आधे आयोग तो थे ही नहीं लालू राज में। न सवर्ण आयोग था, न पिछड़ा आयोग था, कुछ नहीं था। इसकी चिंता ही नहीं करती थी क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये तो नीतीश राज में आने के बाद ये सब आयोग बने।
तो जब साला आयोग चलाने की आदत हो और ससुराल के शासन को करने की आदत हो, तो माननीय तेजू बाबा को अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए कि पापा क्या ये सवाल जायज है बिहार की जनता की नजरों में, क्योंकि उनको तो पता नहीं होगा उस वक्त कि ससुराल के शासन किसको कहते थे, असाला उद्योग किसको कहते थे। सुबोध जी बैठे हुए हैं मेरे जूनियर है स्कूल में, बहुत अच्छी तरह जानते थे, हम लोग यही चर्चा करते थे स्कूल में, तो इसीलिए सुबोध जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अभिषेक तो 10 साल छोटे हो, तब भी थोड़ा बहुत याद होगा। चलिए अब ये वो जो 20 साल पहले, वो जो 20 साल पहले 15 साल का शासन था, यानी कि तकरीबन हम 30-35 साल पुरानी बात तो कर गए। अब सर ये बताइए डॉक्टर अजय आलोक की आरएसएस का भी कोई कोटा नहीं, सुनिए ना, क्यों नहीं जाएंगे? एकदम कहिए भाई, एकदम ठोक कर कहिए, डंके की चोट पर कहिए। पर आरएसएस का भी क्या राजनीतिक जमात में राजनीतिक पदों पर कोटा है? ये भी डॉक्टर अजय आलोक आज दम ठोक कर कह दीजिए कि आरएसएस का भी कोटा चलता है, जिसके तहत सायन कुणाल को बाकायदा पद नियुक्ति दी गई। आपके मंत्री कह रहे हैं आरएसएस का कोटा है, उससे हुआ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी सरकार में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो अशोक चौधरी झूठ बोल रहे हैं फिर? अशोक चौधरी जी गलत कह रहे हैं। एक लाइन की बात है। हाँ। और आपको लगता है कि आरएसएस का कोटा नीतीश कुमार जी मानेंगे? हाँ। आरएसएस का कोटा नीतीश कुमार जी मानेंगे? नीतीश कुमार की कद का और पद का इतना मतलब नहीं करना चाहिए। मैं आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर अजय आलोक। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आपने ऑन एयर कह दिया। ये दूसरा बयान पर जवाब दे दीजिए फिर। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है, अशोक चौधरी गलत कह रहे हैं, अभी अभिषेक झा बैठे हुए हैं। दूसरा बयान भी उनका आया है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की 2 बेटियों की नियुक्ति एक दिन हो गई, विधि मंत्रालय के हस्तक्षेप के बगैर नहीं हो सकती थी। वो कह रहे हैं कि बाप ने अगर क्वालिफाइड बेटियों को पुश कर दिया तो बाप का पुश करना कोई अपराध थोड़ी हो गया। कितने क्वालिफाइड बेटियों को बाप पुश कर पा रहे हैं? संजय झा ना होते, विनोद झा होते, पुश कर पाते क्या? गरिमा जी नहीं, गरिमा जी आप बिल्कुल सही करिए, लेकिन बात बेटियों की थोड़ी संवेदना के साथ होनी चाहिए। इन बेटियों के बारे में थोड़ा मैं व्याख्या कर दूं। हमारे यहाँ एक नॉर्म है, नियम नहीं है कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के लिए एम्पैनलमेंट हो सकते हैं। ये एक नॉर्म है, ये नियम नहीं है, इट इज नॉट अ रूल। हमारी ये दोनों बेटियां जो हैं, ये सुपर इंटेलिजेंट बेटियां हैं जिन्होंने बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। एक हार्वर्ड से, एक स्टैनफोर्ड से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत एलएलबी हिंदुस्तान में करने के बाद एलएलएम वहां से करके आई। सर आई एग्री। मैं डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके साथ एक पेज पर, और ऐसे लोग अगर बिहार के पैनल से एक मिनट गरिमा जी, बिहार की बेटियों की बात है, मैं बिहार की बेटियों की बात है, अपनी बात खत्म, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। बिहार की बेटियों की बात है, बहुत कम बिहार की लड़कियां इतना पढ़ पाती हैं, आगे निकल पाती हैं कि वो जाके स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड से एलएलएम करके लौटे। और ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि बहुत कम बेटियों के पिता, बहुत कम बेटियों के पिता किसी पार्टी के जो सरकार में हो 20 साल से उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं क्या? और बहुत कम बेटियों के पिताओं की हैसियत ये होती है कि वो विधि मंत्रालय में बाकायदा पुश कर सके अपनी बेटियों को। इसका क्या मतलब उनकी मेरिट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर दें? इसका मतलब उनके मेरिट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर दें जस्ट बिकॉज कि उनके पिता किसी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए उसकी मेरिट को जगह नहीं मिले? और नहीं, क्योंकि वो पुश भी कर रहे हैं भाई इस नियुक्ति को। चाहती हैं डॉक्टर अजय आलोक भाई, जो नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं जो आज तक 9वीं फेल हैं। आप मेरी बात समझिए गरिमा जी, सवाल वो उठा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई को कभी महत्व ही नहीं दिया, जिनके लिए चरवाहा विद्यालय था, जो 9वीं पास नहीं कर पाए दुनिया की तमाम सुख सुविधा होते के साथ, जिसके लिए पढ़ाई कभी वैल्यू ही नहीं रहा। वो आदमी एक एजुकेशन पे सवाल उठा रहा है, लगातार उठा रहा है, और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। तो छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी फिर डीके सिंह की? इसका क्वेश्चन ऑफ मेरिट नहीं मेरिटोक्रेसी पे, और मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, अगर मेरिट का सवाल होता, जवाब देने दीजिए। नहीं मैं आऊंगी सुबोध मेहता, एक सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, मेरिट का सवाल होता तो अगर संजय झा की जगह कोई विनोद झा होता तो भी क्या 2 बेटियों की नियुक्ति एक दिन एक ही सर्कुलर के जरिए हो जाती क्या? पर खैर उस सवाल पर अब आपने जवाब दे दिया, लेकिन आप आज तक देखिए, मैं गरिमा जी, मैं जेडीयू में रहा हुआ हूं और मैं नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली को जानता हूं। 2005 से निकाल के अभी तक के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, एडिशनल एडवोकेट जनरल हो चाहे एडवोकेट जनरल हो, नियुक्तियों को जरा निकाल के एक लिस्ट निकाल लीजिए आप। मेरिट को कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं गया है। नहीं तो फिर ये डीके कुमार, डीके सिंह की, मैं तो आप ही की बात को ऊपर रखती हूँ सर।
और मेरे लिए आप रिस्पेक्टेड भी हैं, आप जानते हैं डॉक्टर अजय आलोक। ये बात छुपाया क्यों गया? ये दीपक कुमार सिंह की पत्नी रश्मि रेखा सिंह की नियुक्ति सदस्य राज्य महिला आयोग में नियुक्ति होनी थी, इसका सर्कुलर जारी हुआ, सारे सदस्य जितने भी इसमें कि रश्मि रेखा सिंह ने अपनी जो रिज्यूमे भेजी होगी उसमें पति का नाम न मेंशन करके अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम दिया होगा और पता छिपा गई होंगी वो। भाई ये तो नॉर्म्स है कि नोटिफिकेशन में एड्रेस मेंशन होगा। सरकार छुपाने का एक मिनट, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पति है, तो किसी के छुपाए नहीं छुपता है ना। तो अपना जो रेज्यूमे भेजेंगे सरकार ने उसी हिसाब से नोटिफिकेशन निकाला होगा। अब इस पे भी सवाल, इस पे भी बखेड़ा तो चीफ सेक्रेटरी की पत्नियां नियुक्त हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, रश्मि रेखा सिन्हा को के बारे में बता देता हूं, उनके बारे में बता देता हूं कि वो एक एजुकेशनिस्ट रही हुई हैं। वो 35 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। पटना के इन कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, उनका अच्छा करियर है और एक एजुकेशनिस्ट के तहत अगर वो महिला आयोग में गई हैं तो इस नियुक्ति को भी मैं अच्छी नियुक्ति मानता हूं। आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई शानदार डिबेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।